सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पर पूरे सिस्टम का मास सपोज किया जाता है पड़ा हुआ है। सेंटर ऑफ मास अगर मान लो x1 y1 x2 y2 दो कोऑर्डिनेट्स हैं। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2 है। सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको पता है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आपको पता है, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर बाय m1 प्लस m2। क्वेश्चन आएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम का ये रिजल्ट को प्रूव करो। अगर थ्योरी आएगी तो ये थ्योरी आ सकती है। तो आपने डायग्राम बनाना है x और y कोऑर्डिनेट। इसके अंदर आपने फर्स्ट पार्टिकल लेना है m1 का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। इन दोनों मासेस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल F1 टू F21 बनाना, एक्सटर्नल में F1 2E बनाना। इंटरनल फोर्सेस सिस्टम मूव नहीं करवा सकती, दे ऑलवेज कैंसिल ईच अदर। इनको कैंसिल कर देना तो नेट फोर्स एक सिस्टम पे क्या होगा, ओनली एक्सटर्नल जो सिस्टम को मूव करवा सकती हैं F1E प्लस F2E। ये रूल लिख लेना। फोर्स क्या होती है dp बाई dt, d बाई dt कॉमन। मोमेंटम फर्स्ट का m1 v1, सेकंड का m2 v2 इक्वेशन नंबर 1। वेक्टर्स रूल लगाना हर चीज के ऊपर। तो ये फोर्स वेक्टर आ गया मोमेंटम की फॉर्म में। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सही है तो इंस्टेड कि मैं ऐसे फोर्स निकाल लूँ, आप सीधा बोलो टोटल मास ले लो m1 m2 मत लो, टोटल मास m लो और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की v सेंटर ऑफ मास ले लो। तो एक ही बात है, तुम फोर्स को ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात एक है, तुम इन दोनों को इक्वेट कर लो। इक्वेट करके आपके पास d बाई dt कैंसल, यहां से सॉल्व करके वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन आ गया। फिर आपने क्या करना है, v1 वेक्टर को लिखना है dr1 बाई dt, v2 को लिखना है dr2 बाई dt। यहां से काम करना है d बाई dt कॉमन न्यूमिनेटर में m1 r1 m2 r2 बचेगा। d बाई dt कट गया, फिर आंसर ही आ गया। पोजीशन वेक्टर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का। तो r सेंटर ऑफ मास आ गया। r1 वेक्टर क्या है, x मान लो फर्स्ट पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, तो r1 वेक्टर को लिखें x1 i कैप y1 j कैप, r2 वेक्टर को लिखें x2 i कैप y2 j कैप और r सेंटर ऑफ मास को लिखें x सेंटर ऑफ मास i कैप y सेंटर ऑफ मास j कैप। इन सभी वैल्यूज को यहाँ और यहाँ पुट करें तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगी। इस सारे को ओपन करके i कैप वाली टर्म एक तरफ, j कैप वाली टर्म एक तरफ, तो ये क्वेश्चन आएगी। i के कोफिशिएंट और i के कोफिशिएंट को कंपेयर करके ये आएगा और ऐसी j के कोफिशिएंट और j के कोफिशिएंट को कंपेयर करके ये आएगा। तो x और y सेंटर ऑफ मास का ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, यहां तक। अब ये ना आया अगर एक्सप्रेशन तो बेसिक न्यूमेरिकल तो आएगा। न्यूमेरिकल में आपको दो कोऑर्डिनेट्स देगा x1 y1 x2 y2, दो मासेस देगा m1 m2 दे रहा है, x1 y1 दे रहा है, x2 y2 दे रहा है। x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूले में y सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाल लेना। सबसे आसान क्वेश्चन आएंगे, हो जाएगा ये। अगर ये ना आया तो तुम्हें m1 m2 देगा, r1 वेक्टर r2 वेक्टर देगा, आपको r वेक्टर निकालने को कहेगा। तो r वेक्टर क्या होगा, ये फॉर्मूला m1 m2 तुम्हें पता है, r1 वेक्टर r2 वेक्टर तुम्हें पता है, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। ये भी क्लियर है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर HCl मॉलिक्यूल आ सकता है। वो कहेगा कि एक हाइड्रोजन क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मास अगर m है, क्लोरीन का वो कहेगा 35.5 टाइम्स m है, गिवन है ये रहा। इनके बीच में सेपरेशन 1.27 एंगस्ट्रॉम है। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। तो मान लो x और y एक्सिस बना लेना है, किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेना है, जैसे ये ओरिजिन है 0,0, क्योंकि ये डिस्टेंस 1.27 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1.27,0। और मान लो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या x,0। अब तुम्हें m1 पता है, तुम्हें m2 पता है, तुम्हें x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है और y2 पता है। तो तुम यहाँ पर इस फॉर्मूले में m1 m2 x1 x2 पुट करके आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। पर ओरिजिन तुम्हें खुद लेना पड़ेगा तभी बात बनेगी। अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा, 3 स्फेयर दे देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में, सबका रेडियस r है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो। तो आप इस स्फेयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, इस स्फेयर का सेंटर पे है, इस स्फेयर का सेंटर पे है, तो तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसके अंदर आप ओरिजिन मान लें, किसी भी एक स्फेयर के कोने को ओरिजिन मान लें। तो ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करें। यहाँ पे इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m है, तो इसका कोऑर्डिनेट ये रहा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट 2r,0 और इसका कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट ये r है और ये y मान लो y। तो साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू y बाई 2r। तो इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो
तो आपके पास x1 y1 है, x2 y2, x3 y3 और मास m तो आपके पास x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास और z सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आएंगे। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। उसके बाद मास या तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मास अपॉन लेंथ को लैम्डा बोलते हैं, या एरिया वाइज होता है, मास बाय एरिया को सिग्मा बोलते हैं, या वॉल्यूम वाइज होता है, मास बाय डेंस वॉल्यूम को रो बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एनसीईआरटी के अंदर नहीं आएगा, वो मेंस का काम है। जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालना होता है वो इसमें नहीं आएगा, आपको पॉइंट मासेस के ऊपर काम आएगा। ठीक, तो ये कुछ नहीं आएगा इसमें से, ये सब कंपटीशन वाला पार्ट है। ऐसा आ सकता है जैसे आपको ये 3 स्क्वायर शीट्स दे रहा है, कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, कहेगा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इसका इसके सेंटर पे, इसका इसके सेंटर पे, तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। जैसे अगर ये टोटल डिस्टेंस 4 है तो आधा 2 है, आधे से आधा 1 है। अगर ये टोटल डिस्टेंस 4 है, आधा 2 है, आधे से आधा 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 1,1। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये 2 है, 2 + 1 3 और ये 1 है। ऐसे इसका निकाल लो, ये 3 है और यहाँ से ये 1 है। तो आप चेक करो, मैंने यहाँ पर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स बनाए हुए हैं। अब तीनों मासे सेम है m, लेकिन आपको ये पता है x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, x3 y3 क्या है, और मासेस तीनों पता है। तो फॉर्मूला लगाओ x सेंटर ऑफ मास का, y सेंटर ऑफ मास का, आंसर निकाल लो, आंसर आएगा। तो या तो वो 2 पार्टिकल सिस्टम की थ्योरी आएगी, या फिर ये न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसके एनसीईआरटी शीट गूगल ड्राइव पे वो चेक करनी पड़ेगी आपको और न्यूमेरिकल्स के लिए। और अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर आएगा डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। लिखो, इसमें आपने ऐसे लिखना है, लिखो आप इसमें ये लिखना है, इसमें थोड़ा ये हिला हुआ है यहां से, कि लेट नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज F। ठीक है, सिस्टम F ऑफ नेट अगर आपको निकालना है, d/dt ऑफ m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, mn vn वेक्टर। फिर लिखो इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास नेट फोर्स विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे। ये लिखना है आपने, ऐसे लिखना है। और वो कहेगा डिस्कस करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर इसमें लिखो इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, तो देयरफॉर d/dt ऑफ v सेंटर ऑफ मास इज 0, दैट इज v सेंटर ऑफ मास 0 और v सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट। ये लिखना, यहां तक लो। मैं समझाता हूं ये क्या चीज है, एक बार बुकलेट के ऊपर लिख लो साइड पे ही।
अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे ज़ीरो है, ये ज़ीरो कर दिया तो मास तो चलो कट जाएगा ज़ीरो से, तो dv/dt ज़ीरो है। किसी भी चीज़ की डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो है, तो या तो वो चीज़ ज़ीरो है या फिर वो चीज़ कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो ज़ीरो है या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। फिर कहेगा इसके एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो, तो आप इसमें ऐसे बोलना कि अगर आपके पास एक बॉम्ब पड़ा हुआ है, बॉम्ब रेस्ट पे पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ उसका सेंटर पे और रेस्ट पे है। अगर बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, उसके 10 टुकड़े हो जाते हैं, तो जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, तो सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, आफ्टर एक्सप्लोजन भी, बिफोर एक्सप्लोजन भी, वो चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास अगर पहले रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से अगर एक प्रोजेक्टाइल है, उड़ रहा है, और उड़ते उड़ते अगर वो नहीं फटता कहीं पर तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, पर अगर रास्ते में उड़ गया और फट गया तो उसके कई टुकड़े होंगे और वो टुकड़े ऐसे मूव करेंगे कि सेंटर ऑफ मास उन टुकड़ों का वही पाथ फॉलो करेगा जो वो बिना एक्सप्लोड किए फॉलो करता था। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये न्यूमेरिकल आएगा, आपने शीट से करना है। बाकी ये सब कंपटीशन की चीजें हैं, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला, इसको मत पढ़ना, ये सब कंपटीशन है।